नमस्कार दोस्तों, हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आशा करते हैं कि जो आप ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी से अंग्रेजी में हो या अंग्रेजी से हिंदी में, वो आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए फिर एक और कि प्रैक्टिस सेशन के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं और हम आशा करते हैं कि जो आज का सेशन है वो भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि जैसे कुछ कुछ ऐसे पैसेजेस होते हैं जहां पर आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया होता है और आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही उसका अनुवाद करना होता है। लेकिन कहते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैसेजेस की आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। तो हम आज आपके लिए हिंदी में थोड़े से घुमावदार वाक्य लाए हैं। घुमावदार वाक्य इसलिए कि जैसे लिखा कुछ और हुआ है और उसे कभी कभी किसी और तरीके से हमें समझना होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड, तो अब ये जो थिंग्स है इसे हम हिंदी में बातें भी कह सकते हैं और चीज़ें भी, कि जैसे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको समझनी है या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसका आपको ज्ञान होना चाहिए। तो अब एक ही वाक्य को आप हिंदी में दो प्रकार से लिख सकते हैं। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि जब आप कंटेक्स्ट समझेंगे, सही संदर्भ समझेंगे। संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, और उसके लिए आपको हमेशा सबसे पहला काम क्या करना है, ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए। चाहे आप हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं, चाहे अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, कि आपको पहले पूरा का पूरा जो पैसेज है दिया गया वो पढ़ना है और उसका अर्थ समझना है। उसके बाद उसका आपको अनुवाद करना प्रारंभ करना है, क्योंकि हो सकता है कि जो स्टार्टिंग है वो किसी और तरीके से हो और हमें बाद में पता चले कि वो सारी बातें किसी और ही संदर्भ में कही जा रही थी। तो हमें जो अनुवाद है फिर वो उसके अकॉर्डिंगली करना होगा। ठीक है, तो चलिए, तो जैसे हम आपको हमेशा होमवर्क देते हैं, तो पिछली बार भी हमने आपको छोटा सा पैसेज जो है वो होमवर्क में दिया था। तो आइए फिर इसका अनुवाद देखते हैं कि कैसे किया जाता है। सबसे पहले, थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट द गवर्नमेंट हैज अवेकन्ड वुमेन टू गेट द राइट टू इक्वल पे, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट अगेंस्ट फेटिसाइड, राइट अगेंस्ट हरासमेंट एटसेट्रा। अब कुछ स्टूडेंट्स को तो फेटिसाइड का मतलब ही नहीं पता कि अब इसे हिंदी में लिखें क्या। और मेन बात क्या होती है कि ये जो अनुवाद हम आपको इतनी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, किस लिए? जिससे कि आपकी जो वोकेबलरी है वो इंक्रीज हो। हिंदी की वोकेबलरी, हिंदी की शब्दावली, हिंदी का शब्द भंडार, कि जो अंग्रेजी के शब्द हैं वो आपको हिंदी में भी पता चले कि उन्हें कहते क्या हैं। तो चलिए आइए अनुवाद करते हैं। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार ने महिलाओं को समान वेतन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार आदि के लिए जागृत किया है। अब देखिए, द गवर्नमेंट हैज अवेकन्ड, ये अंग्रेजी में कितनी पहले था वाक्य और हिंदी में आते आते ये बिल्कुल अंत में आ गया। तो इसलिए जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही भिन्न होता है और वो आपको अभ्यास के द्वारा ही पता चलेगा। आगे देखिए, और लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब भी हम आपके लिए इस प्रकार से लाएंगे वीडियो, आप सबसे पहले क्या करेंगे, अंग्रेजी आपके सामने है, वीडियो पॉज कीजिए, अपने एंड पे ट्रांसलेट कीजिए, अनुवाद कीजिए, फिर हमारा आंसर देखिए, जिससे आपको पता चले कि आप कितनी सही दिशा में जा रहे हैं, शब्दों का अर्थ समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, सही टेंस जो है वो यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तभी आप सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे। चलिए, तो अब यहाँ पर था कि इफ सोसाइटी अडॉप्ट्स वुमेन एम्पावरमेंट सिंसियरली, women too can increase the growth rate of India by giving their support in labor and leadership. Also, they might be responsible to increase the GDP of India. अब देखिए, अगर समाज महिला सशक्तिकरण को ईमानदारी से अपनाए तो महिलाएं भी श्रम और नेतृत्व में अपना सहयोग देकर भारत की विकास दर को बढ़ा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे था अडॉप्ट्स, अडॉप्टेड नहीं, अडॉप्ट्स। साथ ही वे भारत की जीडीपी अर्थात ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आधा लिखा मैंने, सकल घरेलू उत्पाद। ये देखिए, मैं इसके स्पेलिंग्स भी आपको लिखकर बता देती हूं। सकल घरेलू उत्पाद, ये आप जीडीपी को कहते हैं। तो यहां पे आप लिखेंगे कि वे भारत की जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए भी उत्तरदायी हो सकती हैं। अब देखिए, अंतर क्या आ सकता है, आप उत्तरदायी की जगह जिम्मेदार भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं कि जो हमने ट्रांसलेशन किया है, हमने अनुवाद किया है, आपका वर्ड टू वर्ड सेम हो, थोड़ा बहुत अंतर होगा ही होगा। ठीक है ना, जिस प्रकार से भी आप वाक्य बोलते हैं, आपकी भाषा कैसी है, आप उस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन जो की वर्ड्स हैं बस आपको उनका ध्यान रखना है। अब देखिए, अब एक और गद्यांश देखते हैं, क्योंकि वो तो आपका केवल होमवर्क था। अब देखिए, समटाइम्स फेट इज लाइक अ स्मॉल सैंडस्टॉर्म दैट कीप्स चेंजिंग डायरेक्शंस। सैंडस्टॉर्म मतलब थोड़ा घुमावदार सा, साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ है। You change direction, but the sandstorm chases you.
You turn again, but the storm adjusts. Over and over, you play this out like some ominous dance with death just before dawn. Why? Because this storm isn't something that blew in from far away, something that has nothing to do with you. अब ये किस तरीके से घुमाया हुआ मतलब कि एक पैसेज है छोटा सा, जो कि मतलब आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड है, आपकी नेचर से रिलेटेड है. अब आप इन वर्ड्स को कैसे यूज करेंगे अनुवाद में, तो देखिए कैसे होगा. कभी कभी भाग्य एक छोटे रेतीले तूफान की तरह होता है जो अपनी दिशा बदलता रहता है. आप दिशा बदलते हैं लेकिन रेतीला तूफान आपका पीछा करता है. आप फिर से मुड़ते हैं लेकिन तूफान वैसे ही ढल जाता है. बार बार आप ऐसा करते जाते हैं. अब जैसे ये था कि ओवर एंड ओवर यू प्ले दिस आउट. अब आपने ये नहीं कहा कि बार बार आप ऐसा खेलते रहते हैं, आपने ये कहा कि बार बार आप ऐसा करते जाते हैं. जैसे एक नई सुबह से ठीक पहले मृत्यु के साथ किसी प्रकार का तांडव. अब ओमनियस डांस क्या होता है कि बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि खतरनाक सा नृत्य. अब उस खतरनाक नृत्य की जगह आप लिख सकते हैं तांडव, क्योंकि वो भी उसका अर्थ भी यही होता है. और ये ऐसा नहीं कोई मतलब संवेदनशील शब्द, ये इस प्रकार का है कि जैसे बहुत ही क्रोध में, जैसे तांडव का अर्थ होता है कि जब आप बहुत ही क्रोध में भरे हुए हैं. क्यों? या फिर विनाशकारी, जैसे बिकॉज दिस स्टॉर्म इजंट समथिंग दैट ब्लू इन फ्रॉम फार अवे, समथिंग दैट हैज नथिंग टू डू विद यू. क्यों? क्योंकि यह तूफान कोई दूर से आया हुआ तूफान नहीं है जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है. तो इस प्रकार से आप इसका अनुवाद करेंगे. आगे देखिए. दिस स्टॉर्म इज यू, समथिंग इनसाइड ऑफ यू, सो ऑल यू कैन डू इज गिविंग इट टू इट, स्टेप राइट इनसाइड द स्टॉर्म, closing your eyes and plugging up your ears so the sand doesn't get in, and walk through it step by step. There's no sun there, no moon, no direction, no sense of time, just fine white sand swirling up into the sky like pulverized bones. अब pulverized का मतलब क्या होता है, swirling का मतलब क्या होता है, तो ये नए नए शब्द जो है वो आपको पता चलते रहेंगे. That's the kind of sandstorm you need to imagine. अब देखिए जरा इसका हिंदी अनुवाद, आपको वाक्यों की जो संरचना है वो भी पता चलेगी. यह तूफान तुम ही हो. अब देखिए, दिस स्टॉर्म इज यू. अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि दिस स्टॉर्म इज ओनली यू, हमने लिखा है यह तूफान तुम ही हो. मतलब उस चीज को फोकस देने के लिए, मतलब बल देने के लिए, तुम्हारे ही कुछ भीतर का. तो आप केवल इतना कर सकते हैं कि इसके आगे घुटने टेक दें, तूफान के ठीक अंदर कदम रखें, अपनी आंखें बंद कर लें और अपने कानों को बंद कर लें ताकि रेत अंदर ना जा सके, और इसके माध्यम से कदम दर कदम चलें, एक एक करके मतलब कदम उठाएं, आगे बढ़ाएं. और हाँ, यहाँ पर एक और चीज. अब यहाँ पर जो छोटी सी यहाँ पे गलती है, अगर आपने पकड़ ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पकड़ी तो अब देखिए, ये है कि यह तूफान तुम ही हो, तुम्हारे ही भीतर का, तो तुम्हें. अब यहाँ पर अगर यहाँ पे आपने तुम और तुम्हारे लिखा है तो यहाँ पर भी आपको तुम ही लिखना है. तो ये तुम ऐसे ही करके चलना है, या फिर या तो आप ये लिखते हैं कि यह तूफान आप ही हैं, आप ही के कुछ भीतर का. तो आप केवल इतना कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने तुम से प्रारंभ किया है पूरे पैसेज में तो वो तुम ही रखिए, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे लिए, तुम्हें. और अगर आपसे प्रारंभ किया है तो फिर आप करके लिखिए. बार बार ये चेंज नहीं होना चाहिए कि कभी तुम कभी आप. तो यहाँ पे तुम आ सकता है, ठीक है ना. अब जैसे यहाँ पर आपको है तो यहाँ पे फिर ये लिखिए यह तूफान आप ही हैं. अब आपके साथ आएगा कि आप ही हैं. इस चीज का ध्यान रखिए कैसे बदल जाता है वाक्य, आपके ही कुछ भीतर का. तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है जो स्टूडेंट्स कभी कभी कर देते हैं. वहां ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना दिशा है, ना ही समय का बोध है. बस महीन सफेद रेत पिसी हुई हड्डियों के ढेर की तरह आकाश में घूमती है. अब बस महीन सफेद रेत. अब जो रेत होती है, सैंड, ठीक है ना. अब आप उसे रेत को पतली नहीं कह सकते, बारीक नहीं कह सकते, आप उसे कह सकते हैं महीन. जैसे कहते हैं ना कि ये जीरा बहुत ही महीन पिसा हुआ है, हम ये तो नहीं कहते ना ये पतला पिसा हुआ है या बारीक पिसा हुआ है, हम कहते हैं महीन पिसा हुआ है. तो सही शब्द के साथ सही विशेषण का प्रयोग, सही शब्दों का प्रयोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. तो ये आपको पता होना चाहिए. यह उस तरह का रेतीला तूफान है जिसकी आपको कल्पना करने की आवश्यकता है. अब देखिए अंग्रेजी में क्या था, दैट्स द काइंड ऑफ सैंडस्टॉर्म यू नीड टू इमेजिन. एक सिंपल सेंटेंस था, छोटा सा सेंटेंस, लेकिन जब हमें इसे हिंदी में लिखना पड़ा तो हमने इसे पूरा मिश्र वाक्य बना दिया, एक पूरा कंबाइंड सेंटेंस, दो सेंटेंस को जोड़कर, कि यह उस तरह का रेतीला तूफान है
जिसकी आपको कल्पना करने की आवश्यकता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, वी बिलीव दैट वी कैन चेंज द थिंग्स अराउंड अस in accordance with our desires. We believe it because otherwise we can see no favorable outcome. We do not think of the outcome which generally comes to pass and is also favorable. We do not succeed in changing things in accordance with our desires, but gradually our desires change. अब ये क्या बार बार आउटकम, ठीक है ना, बार बार फेवरेबल, वी कैन चेंज थिंग्स, आर डिजायर, आर चेंज, तो चेंज, बार बार एक ही शब्द रिपीट हो रहा है। तो कभी कभी आपको ना ऐसा पैसेज भी आ जाता है कि जहाँ पे आप ना पढ़ के ही कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां पर आपको क्या करना है, माइंड को थोड़ा स्टेबल रखना है, शांति से उस पैसेज को दोबारा पढ़िए कि अल्टीमेटली उसमें कहा क्या जा रहा है, और फिर वाक्य बनाइएगा। और ये मैं स्पेशली आज इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि हमने देखा यहाँ पर गलतियां हो जाती हैं वाक्य निर्माण करते वक्त, अनुवाद करते वक्त, क्योंकि ये सेंटेंसेस बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे पहला है, वी बिलीव दैट वी कैन चेंज द थिंग्स अराउंड अस in accordance with our desires. We believe it because otherwise we can see no favorable outcome. तो अब देखिए इतने बड़े का हम अनुवाद कैसे करते हैं। हम मानते हैं कि हम अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने आसपास की चीजों को बदल सकते हैं। हम ऐसा मानते हैं क्योंकि अन्यथा हम कोई अनुकूल परिणाम नहीं देख सकते। हम उस परिणाम के बारे में नहीं सोचते हैं जो आमतौर पर होता है और अनुकूल भी होता है। हम चीज़ों को अपनी इच्छाओं के अनुसार बदलने में सफल नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी इच्छाएं बदल जाती हैं। बिल्कुल साइकोलॉजिकल टाइप का पैसेज था। और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो साइंस दिए गए हैं, ये देखिए, जैसे फेवरेबल के बाद कौन सा इस तरह का साइन था, तो आपने हिंदी में भी वैसा ही साइन लगाया। तो इन चीज़ों का भी, छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर द सिचुएशन दैट वी होप्ड टू चेंज बिकॉज इट वॉज इनटॉलरेबल बिकम्स अनइम्पॉर्टेंट टू अस, कि जो हम नहीं बदल सकते फिर वो हमारे लिए मतलब महत्वहीन हो जाती है। वी हैव फेल्ड टू सरमाउंट द ऑब्स्टैकल एज वी वर एब्सोल्युटली डिटरमिन्ड टू डू, बट लाइफ हैज टेकन अस राउंड इट, लेड अस बियॉन्ड इट, एंड देन इफ वी टर्न राउंड टू गेज इनटू द डिस्टेंस ऑफ द पास्ट, वी कैन बेयरली से इट, सो इम्परसेप्टिबल हैज इट बिकम। अब आपने देखा कि ये वी से स्टार्ट हुआ था, वी हैव फेल्ड से लेके बिकम तक 4 सेंटेंसेस का मिला के एक वाक्य बना है। अब कैसे करेंगे आप हिंदी में? तो इसमें वही है कि आपको थोड़े से पार्ट्स करने हैं। उन पार्ट्स को माइंड में सोचिए, जैसे वी हैव फेल्ड टू सरमाउंट द ऑब्स्टेकल, कि हम उस समस्या से निकलने में विफल हुए। एक ये वाक्य हो गया, फिर बाकी 3 का बनाइए और फिर उनको रीअरेंज कीजिए। जैसे आपको ग्रामर में क्वेश्चन आता होगा रीअरेंजिंग का, तो उसी प्रकार से आपने पहले भी किया होगा। तो 3-4 वाक्य जो यहाँ पर हैं उन्हें बनाइए और फिर सही क्रम में उन्हें लिखिए। ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लंबे लंबे सेंटेंसेस भी आ सकते हैं। तो देखिए अब इसका अनुवाद, जिस स्थिति को हम बदलने की उम्मीद करते हैं या आशा करते हैं क्योंकि यह असहनीय थी, वह हमारे लिए महत्वहीन हो जाती है। हम बाधा को पार करने में विफल रहे हैं, जैसा कि हम करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ थे, लेकिन जीवन ने हमें इसके चारों ओर ले लिया है, हमें इसके पार ले गया है। और फिर अगर हम अतीत की दूरी में टकटकी लगाकर देखते हैं तो हम इसे मुश्किल से देख पाते हैं। इतना अगोचर हो जाता है अर्थात जो कि हमारी समझ के परे हो जाता है ये चीज। और तो आज क्या है कि आज जो डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस है, जैसे 4-4 वाक्य हैं, उन्हें आप एक ही प्रकार से कैसे लिखेंगे, एक पूरा वाक्य बनाकर कैसे लिखेंगे, तो ये सारी चीजें आज हमने आपके साथ डिस्कस की। तो हम आशा करते हैं कि पहले की तरह ही आज भी जो हमने आपको की पॉइंट्स बताए वो आप नोट करते जाएंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो चलिए फिर हम आपके लिए होमवर्क के लिए छोटा सा पैराग्राफ लाए, केवल 2 या 3 पंक्तियों का। तो इसका अनुवाद करने का प्रयास कीजिएगा और इसका उत्तर लेकर हम नेक्स्ट सेशन में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हमें विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।